Let's continue. So we are continuing with the topic of ratio analysis. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, एक शॉर्ट सा मैं रिकैप दे रहा हूँ, देन वी विल कंटिन्यू. देखो रेशियोज क्या होते हैं, व्हाट आर द रेशियोज. बेसिकली हम इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के बाद हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं. हम ये देखना चाहते हैं कि बिजनेस जो है वो कितना अच्छा काम कर रहा है. ठीक है ना, तो उसके लिए हम कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं. किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए दो जो है कहते हैं एरियाज होते हैं जिसमें बिजनेस को हम देखते हैं. नंबर वन इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड नंबर टू इज लिक्विडिटी. तो दो तरह के हमारे पास रेशियोज हैं. एक हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज हैं और सेकंड जो हमारे पास है वो है लिक्विडिटी के रेशियोज. ठीक है, आप प्रॉफिटेबिलिटी के जो रेशियोज होते हैं वो बताते हैं बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी, कि ये बिजनेस कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है या कितना अच्छा प्रॉफिट कमाने की जो है इसके अंदर एबिलिटी है. उसमें क्या क्या आ जाता है. नंबर वन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ये चार फॉर्मूलाज हैं. फॉर्मूलाज गिवन एग्जाम में गिवन नहीं होंगे, आपको याद होने चाहिए. राइट नाउ फॉर्मूला देख देख के एप्लीकेशन सीखो और आज ही की तारीख में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बगैर नहीं कर सकोगे. देन लिक्विडिटी रेशियोज. लिक्विडिटी क्या होता है. लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स. जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी ये बताती है कि भाई ये बिजनेस जो है ये अपनी इसकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, ये क्या वक्त पे लोगों को पेमेंट्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी. ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में ये फर्क है. प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है कि कमाने की तो एबिलिटी कितनी है, और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि पेमेंट्स, इनकी कैश पोजीशन कैसी है. ठीक है, ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए. अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी बिजनेस की सही नहीं होगी तो बिजनेस कुछ अरसे में जाके बंद हो जाए, नहीं चल पाएगा. दोनों बातें इंपॉर्टेंट है. अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, कैसे हम सॉल्व करते हैं. लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था. ये फॉर्मूला शीट जो है ना उसके ऊपर फोल्ड करके रखो, बार बार आप ये पेज देखोगे, घुमाओगे उस पेज को. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से. वन वी हैव ऑलरेडी डन. क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला काम क्या करना होगा, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है. सबसे पहले साइड पर जैसे मैंने बनाया एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स. इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे ताकि प्रॉफिट वगैरह आ जाए, वो हमें इस्तेमाल करना होगा. We will start with sales. How many sales की वैल्यू है 86,000. Then less cost of sales में आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री 6,000, परचेजेस 50,000, then क्लोजिंग इन्वेंट्री 8,000. इन तीनों को अगर हम टोटल कर लें और बराबर में ले जाएं, क्या आंसर आएगा बच्चों बताएं. 6,000 प्लस 50,000 माइनस 8,000. यस, कैलकुलेटर हाथ में रखें. मेरे ख्याल से 48,000. इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आप लोगों से क्यों नहीं हो रही है. 86 माइनस 48, कैलकुलेटर हाथ में रखना है सबने. फिर करेंगे लेस एक्सपेंसेस. लेस एक्सपेंसेस 9,000 के एक्सपेंसेस हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा 29,000 का हो गया प्रॉफिट. ठीक है, यहां तक सब मेरे साथ हैं जी. नाउ वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द रेशियोज. ठीक है, ये पुरानी वाली वर्किंग में रेस कर रहा हूँ, शुरू से सॉल्व करेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप. ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, व्हाट इज द फॉर्मूला. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप है. देन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सब मेरे साथ में, मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूं सिर्फ. हाँ, चलो मार्कअप पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप का फॉर्मूला क्या होगा. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स. पीछे देख के बताएं ना मुझे कितना था ग्रॉस प्रॉफिट. ये लिखा तुम लोग 38,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स. देखो जो लोग मुझे वैल्यूज बता रहे हैं ना इनको सब समझ में भी आएगा. पीछे देख देख के वैल्यूज बताओ ताकि मेरे साथ कनेक्टेड रहो. मल्टीप्लाई बाय 100.
38,000 ग्रॉस प्रॉफिट है अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर आएगा? यस, शाबाश, कैलकुलेट करें। 79.16%, ये आंसर वाले कॉलम में लिख दो। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, कोई मुश्किल बात नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है। पीछे से आपने ग्रॉस प्रॉफिट उठाया, ये रहा 38,000, ये सेल्स की वैल्यू पिक की, दोनों को अपनी अपनी जगह पर प्लेस किया और आंसर आ गया बस। देन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट 38,000 है, और फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में आता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, 86,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 44.18 ही कर लेते हैं चलो, परसेंट। ठीक है, सब मेरे साथ हैं यहां तक? नेट प्रॉफिट मार्जिन, अजान हो रही है, आप लोग तक खुद कंप्लीट करें ये दोनों, मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ आफ्टर अजान। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट कितने का है हमारा? 29,000 का, अपॉन सेल्स इज 86,000 मल्टीप्लाई बाय 100, बताएं क्या आंसर है? 83, 33.72%, इसको आंसर वाले कॉलम में भी लिख दो। अच्छा भाई, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, अब आपका सवाल आएगा सर क्या कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड सेम होता है? तो बस फर्क है इनमें, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है ना, वो होता है कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कैपिटल प्लस लोन। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा कितने का है? 29,000 का, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या है? कैपिटल प्लस लोन। ठीक है, कैपिटल कितने का है? पीछे जाओ, कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन मैंने लिखवा दिया, समझो कि गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो वैसे कैपिटल गिवन होता है क्वेश्चन में, समझो एक तरह से नहीं लिखा हुआ था तो मैंने आपको लिखवा दिया, क्वेश्चन में इंक्लूड कर लो। कैपिटल 62,000 है, और लोन कितने का है हमारा? 30,000 का, दोनों को ऐड कर लो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, बताओ क्या आंसर आएगा? यस, 31.5%। ठीक है, 31.5%। अच्छा, एक बात और याद रखना, वैसे तो कैपिटल क्वेश्चन में गिवन ही होता है, लेकिन कभी अगर ना गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कैपिटल। मेरी तरफ देखेंगे बेटा साहब, अगर कैपिटल क्वेश्चन में ना गिवन हो, दिस इज द फॉर्मूला, क्या है? कैपिटल इज इक्वल्स टू ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज। ठीक है, कैपिटल इज इक्वल्स टू ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज, अगर कभी ना गिवन हो तो आप ऐसे निकाल लेना, सारे एसेट को प्लस करना, लाइबिलिटीज को माइनस करना। नाउ करंट रेशियो, क्या फॉर्मूला है देख के बताएं? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। देखिए जरा, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, देखो लिस्ट में से कौन कौन सी चीजें करंट एसेट्स हैं। ठीक है, वेरी गुड। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस बैंक, सीक्वेंस में अगर चले तो ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद आएगा बैंक, और फिर आता है कैश। लेकिन इस क्वेश्चन में बैंक है या बैंक ओवरड्राफ्ट है? बेटा आप लोग प्लीज चुप हो जाएंगे, मुझे मुझे जवाब दे दो, मैं कह रहा हूँ मुझे जवाब दो सिर्फ। देखो बैंक है ना, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो करंट लायबिलिटीज में आता, आई थिंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक और कैश, ये करंट एसेट्स हो गए। और करंट लायबिलिटीज में क्या होगा? ट्रेड पेबल्स, नहीं ओपनिंग नहीं होती कभी भी, ट्रेड पेबल्स, और होते हैं अदर पेबल्स, ये करंट लायबिलिटीज में आता है। अदर पेबल्स भी नहीं है इस क्वेश्चन में ना शायद, अब जाके देखते हैं जरा, ये सारी वैल्यूज पीछे से क्वेश्चन में देखनी है मैं, आप लोग मुझे जरा देख के बताएंगे वैल्यूज क्वेश्चन में से। देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है? 8,000 की। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल ढूंढो, ये रहा 10,000 का। समझ रहे हैं सब लोग मैं किस तरह वैल्यूज पिक कर रहा हूँ? उसके बाद क्या है? बैंक 3,000, देखो मैं तो स्टार बना रहा हूँ सब पर, नहीं है? ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई आपकी 8,000, फिर उसके बाद कैश 2,000, बैंक 3,000, और ट्रेड रिसीवेबल्स 10,000, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? करंट एसेट्स, ये प्लस होंगे, यहाँ पर लिखेंगे ना 8,000 प्लस, मुझे बताएं क्या क्या थे? ट्रेड रिसीवेबल कितने का था? 10,000 का ट्रेड रिसीवेबल था, बैंक कितने का था? 3,000 का, और कैश था 2,000 का। कर सकते हो, मैं तो इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो ना कि मैंने कौन सी वैल्यू कहाँ से पिक की। ट्रेड पेबल्स,
13,000 के ट्रेड पेबल्स। अब जरा टोटल कर लो क्या बनेगा। जो आंसर आएगा 1.76 आ रहा है। जो भी आंसर आएगा ना उसके साथ रेशियो 1 लगा देंगे। बेटा करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों का यही रूल है, जो भी आंसर आएगा ना उसके आगे लिख दोगे रेशियो 1। नहीं अब ऐसा भी नहीं है, लेकिन बात ये कि आप मार्क्स कट जाएंगे ना, एक मार्क कट जाएगा नहीं लगाओगे रेशियो 1 तो। ये रूल है करंट रेशियो और क्विक रेशियो में। मतलब एक तरह से ये जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, करंट रेशियो 1.76 आया ना आंसर, ये आपको ये बता रहा है कि भाई मेरी जो करंट लायबिलिटीज है, अगर $1 की करंट लायबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट मेरे पास 1.76 के करंट एसेट्स मौजूद है, अवेलेबल है। मेरी बात समझ रहे हैं। जो भी आंसर आएगा आपको आगे रेशियो 1 लगाना है। रेशियो 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट लायबिलिटी अगर $1 की हो तो उसके अगेंस्ट कितने के करंट एसेट्स हमारे पास अवेलेबल है, मतलब ये इनका रेशियो है 1:1.76 का। ये 1 से बड़ा वैल्यू मतलब करंट एसेट ज्यादा है, करंट लायबिलिटीज कम। आइडियल करंट रेशियो क्या होता है 2:1। अगर 2:1 हो ना बिल्कुल परफेक्ट है उस बिजनेस की, मतलब लिक्विडिटी बहुत अच्छी है कि यार उनके जो करंट लायबिलिटीज हैं उसके डबल करंट एसेट मौजूद है इनके पास, कि कभी खुदा ना खास्ता शॉर्टेज नहीं होगी पैसों की, लोगों को वक्त पे पैसे देंगे। ऐसा ही होता है ना, जो लोग वक्त पे पैसे देते हैं उनकी ज़ाहिर रेपुटेशन अच्छी होती है। अगर आपकी कोई कंपनी है और आप लोगों को जो है बहुत अच्छी सैलरी देते हो, लेकिन अगर टाइम पे नहीं देते ना लोग आपके पास काम नहीं करेंगे, अच्छे लोग निकल जाएंगे। और थोड़े कम पैसे भी दो लेकिन वक्त पे दे रहे हो, बहुत से लोग खुशी खुशी काम करेंगे आपके पास। ना क्विक रेशो आप कुछ कह रहे थे। मोटर व्हीकल करंट एसेट कब से होने लगा? मोटर व्हीकल तो लॉन्ग टर्म चीज है ना यार, नॉन करंट एसेट है। क्विक रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखें बेटा जरा गौर से, क्विक रेशो कैसे निकालेंगे? वही वाली सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है, मतलब पहले से रिमूव ही कर दो ना, पहले आप लिखो और माइनस करो, क्लोजिंग इन्वेंट्री को हटा दो बस। यानी कि 10,000, मतलब यूं भी कर सकते हो, या तो दो ऑप्शन है, पूरा प्लस कर लो, पहले कितने बन रहे हैं 18 और 3, 33,000 माइनस 8,000 भी कर सकते हो। 23 बन रहा था ये, 23,000 माइनस 8,000, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। दूसरा तरीका ये भी है कि आप बस इन तीनों को ही प्लस कर लो, इन्वेंट्री को आप लो ही नहीं। 10 और 3 13 और 2 15 बन रहे हैं, इससे भी वही आएगा आंसर। मेरी बात समझ रहे हो, इन्वेंट्री को माइनस करना है ना, मतलब इन्वेंट्री को हटा दो, इन्वेंट्री के बगैर ही ले लो ये तीनों। ठीक है, ये भी वही आंसर आएगा। क्या होगा 15,000 अपॉन 13,000, क्या आंसर आएगा? 1.15 रेशो 1। ठीक है, सब मेरे साथ हैं? कोई सवाल यहाँ है? रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर क्या फॉर्मूला होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा बताओ? एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ये भी मैं लिखवा देता हूँ। एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपको करना पड़ेगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। बताओ। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल हमारे कितने के हैं? बेटा आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स 48,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री जरा निकाल लो। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी थी? भाई आप लोग वैल्यूज देख के, मैं पूछ रहा हूँ तो बतानी है आप लोगों ने। आप कह रहे हो सर पूछेंगे, फिर सर ही पीछे करेंगे और खुद ही देख के खुद ही लिख देंगे आंसर। आप लोग मुझे वैल्यूज बताएंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है? 6,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 8,000। अब मुझे पीछे पेज नहीं करना पड़े, मैं पूछूंगा तो बताना है आप लोगों ने। 6,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 2, 7,000 इज द आंसर। बताएं क्या आंसर आएगा? 6.85 टाइम्स
रेट ऑन इन्वेंटरी टर्नओवर का मतलब हमेशा आंसर जो है टाइम्स में आएगा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि ड्यूरिंग द ईयर कितनी दफा आपका पूरी इन्वेंट्री बिक गई और रीस्टॉक हो गई। ठीक है, 6.85 टाइम्स में आंसर आ रहा है। व्हाट डज इट मीन, मुझे बताएं आप लोग, अभी मैंने बताया है। इट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स स्टॉक इज रीस्टॉक। बिक के दोबारा कितनी दफा आपने रीस्टॉक कर लिया। ज्यादा होना अच्छा है, कम होना अच्छा? वैसे देर इज नो वन आंसर। ज्यादा होना वैसे अच्छा है, लेकिन बिल्कुल आप ज्यादा होना ये भी तो शो कर रहा है कि आप बहुत कम कम खरीद रहे हो। अगर आप अपनी दुकान में, एक मोबाइल फोन की दुकान है, अगर 10 मोबाइल ही रखोगे तो बार बार खत्म होते जाएंगे, बार बार मंगाते जाओगे, पहले ही ज्यादा मंगवा लो तो वैसे वो ज्यादा होना मतलब आपके पास जब क्वेश्चन की कमेंट्स आते हैं ना, तो आप कुछ भी जवाब दो, लेकिन अगर आपने उसको जस्टिफाई कर दिया ना, रीजन सही बता दिया, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने कम वाले पे भी आपने बोल दिया हाँ ये मतलब कम हो रहा है, और आपने बोल दिया अच्छा है, लेकिन आप रीजन बता दिया कि इसका मतलब है हम ज्यादातर क्वांटिटी में खरीद रहे होंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, अच्छा बल्क डिस्काउंट मिल जाएगा, ये बात कर ली तो उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने बोला कि ये रिटर्न ऑन कैप, ये वाला रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर ज्यादा है, तो अच्छी बात है, क्योंकि हम क्या हो रहा है, स्मॉल क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो स्टोरेज कॉस्ट बच रही है हमारी, हमारी कम इन्वेस्टमेंट लग रही है, ये सारी बातें करेंगे तो वो पॉइंट भी ठीक है। रेशो के कमेंट्स अभी मैं सिखाऊंगा आपको। कमेंट्स में मार्क्स बड़े इजी मार्क्स हैं, अगर आप कोई भी बात करो लेकिन थोड़ा सा उसको जस्टिफाई कर दो तो इट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है ना? अच्छा भाई, और आगे चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। लिसन एवरीवन, ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड क्या मतलब है? कितने दिनों में हमारे कस्टमर हमें पेमेंट कर देते हैं, हम कितने दिनों में रिकवरी कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। मैंने शॉर्ट में लिखा है, सब मेरे साथ हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। ट्रेड रिसीवेबल 10,000 के हैं, क्रेडिट सेल्स कितने की हैं? 86,000। अच्छा एक बात बताऊं, अगर नहीं बताया हुआ ना कि ये सेल्स के बारे में कि ये सेल्स कैश में या क्रेडिट में, तो पूरी की पूरी सेल्स को क्रेडिट कंसिडर किया जाता है। सही है, सवाल में तो नहीं बताया ना ये सेल्स कैश थी या क्रेडिट थी। ओके, अगर इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन यू विल अज्यूम कि सारी की सारी सेल्स क्या है। बोलो भाई, बोल दो। क्रेडिट। बोलने में क्या प्रॉब्लम है? आंसर बताओ क्या आएगा? 42.42.4 डेज। ठीक है, सब मेरे साथ हो गए? नाउ ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड। अच्छा, अभी ट्रेड रिसीवर कलेक्शन पीरियड कम होना अच्छा, ज्यादा होना अच्छा? ज्यादा होना। लोग हमें देर से पैसे दें वो अच्छी बात है। बताओ, ट्रेड रिसीवर कलेक्शन पीरियड क्या शो कर रहा है, कितने दिनों में हमारे कस्टमर हमें पेमेंट कर देते हैं, ये अच्छी बात है बुरी बात है? क्या मतलब, ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? जल्दी पैसे आ जाए वो अच्छी बात है ना। ठीक है, एक तरह से तो ये बात सही है, लेकिन अगर आप इसका ऑपोजिट लिखो, आप बोला नहीं ज्यादा लेट पेमेंट दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका भी कोई सही रीजन लिख दो तो क्या रीजन जस्टिफाई कर सकते हो? आप बोलोगे कस्टमर हमारे बड़े खुश होंगे कि यार जल्दी पैसे नहीं मांग रहा, ट्रस्ट बनेगा, बल और ज्यादा सामान खरीदेगा हमसे, लॉयल कस्टमर हो जाएगा। ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी, तो मैं बता रहा हूँ कि दोनों तरफ बात हो सकती है। वैसे आइडियली तो यही है कि ये कम होना अच्छा है, कि भाई जल्दी पैसे अपने पास हो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चले भाई, तो ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365, ये सीपी लिखा हुआ है, क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, अभी कोई थोड़ी देर में आवाज लगाएगा सर ये सीपी क्या है सर, तो मैं साथ साथ बोलता भी जा रहा हूँ क्रेडिट परचेजेस। अब टीपी क्या है? हाँ, ट्रेड पेबल्स 30,000 था, 13 अपॉन क्रेडिट परचेज कितने की थी? वही अगेन यहाँ पर भी यही बात है, अगर क्रेडिट या कैश के बारे में नहीं बताया तो पूरी परचेज क्रेडिट कंसिडर होंगी। कितनी? मल्टीप्लाई बाय 94.9 डेज। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। 94.9 डेज हो गया सबका। अब कमेंट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में इन्होंने कमेंट्स का बोला, भाई इस क्वेश्चन में नहीं है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए, यहाँ पे देखें कमेंट्स हैं।
लिखे हुए हैं, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग कॉपी कर लेंगे कमेंट्स, अभी नहीं करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे सारे कमेंट्स। ठीक है। देखिए लास्ट वाले पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने कमेंट्स नहीं किए थे। आज हमने करने थे कमेंट्स ना, तो जरा गौर से देखें। थोड़ा सा पीछे कर लो, एक दो पेजेस पीछे करो, देखो नजर आ जाएगा क्वेश्चन। ये देखो सामने यही है, सामने देख लो ना, ये रेशियो ऑफ पॉल वाला। अच्छा भाई देखें, सबसे पहले हमारे पास है 2011 की डेटा दिया हुआ है इन्होंने हमें, 2011 का दिया हुआ है, और 2012 का हमने खुद कैलकुलेट किया। जरा देखो, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 25% था लास्ट ईयर, इस साल कितना हो गया है? बोले भाई सब 33। अच्छा हुआ या बुरा? अच्छा हुआ। ये तो इसमें तो कोई दूसरी तरफ जॉब पे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, दिस इज गुड। हम क्या बोलेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि रेशियो के ऊपर हमें कमेंट करना है कि ये इंप्रूव हुआ है या खराब बुरा हुआ है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं इंक्रीज्ड। इंक्रीज या डिक्रीज के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। इंप्रूव बताना है आपने, आपने बढ़ता हुआ ये नहीं बताना कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा हो अच्छा है या बुरा, ये क्या पता। सही है ना। मिसाल के तौर पे अगर एक हमारी क्लास का कोई बच्चा है, ठीक है ना, वो गया है जिम, और मैंने बोला बेटा क्या हुआ, कैसा रहा जिम, कह रहा है सर वेट बढ़ गया। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? देखना पड़ेगा ना पहले कितना था उसका। अगर डिपेंड करता था बच्चा पहले क्या था, अगर पहले 120 किलो का था और फिर वो जिम जाके और बढ़ गया तो फिर तो बुरा हुआ ना। ठीक है, लेकिन अगर पहले 40 किलो का था और जिम जाके उसका 70 हो गया तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ। तो इसीलिए आपको इम्प्रूव, और हर चीज जो है ना बढ़ती हुई अच्छी नहीं होती, और हर चीज कम होती हुई बुरी नहीं होती। तो हमें इम्प्रूव, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तो हमें इम्प्रूव और परसेंट बताना है, हमें बढ़ना और कम होना नहीं बताना। अंडरस्टूड एवरीवन? अच्छा भाई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज इम्प्रूव्ड। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज इम्प्रूव्ड। अब बताओ क्या रीजन हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्यों इंप्रूव हुआ है? पहला रीजन हो सकता है सेलिंग प्राइस माइट हैव इंक्रीज्ड। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कब बढ़ेगा, जब महंगा बेचोगे। महंगा बेचोगे सामान तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, या फिर महंगा ना बेचो, सस्ता खरीदो। आप उतने का ही बेच रहे हो प्रोडक्ट, लेकिन आपको पड़ रहा है सस्ता, अब भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो दो रीजन इसके लिखवा दिए मैंने। सेलिंग प्राइस माइट हैव इंक्रीज्ड, दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल्स माइट हैव डिक्रीज्ड। दो रीजन होगा इसके। चलें जी, नेक्स्ट। दूसरी चीज है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा क्या रहा है, कांस्टेंट। पिछले साल भी 15% था, अभी भी 15% है, तो ना इंप्रूव हुआ है ना वर्सेंट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अब हम क्या बोलेंगे क्यों हुआ है ऐसा। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो यार, अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी तो बढ़ना चाहिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्यों हमारा खराब वही रहा है, इसका मतलब है कि हमने अपने एक्सपेंसेस को सही कंट्रोल नहीं किया हो। ये बात समझ रहे हैं सब मेरी तरफ? भाई लिख लेना, बाद में जब मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो मेरी तरफ देख के जवाब देंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारा कांस्टेंट है। हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा ज्यादा था, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इवेंचुअली क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब वो नहीं है, ज्यादा बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेंसेस सही कंट्रोल नहीं हुए। अच्छा, अब ये एक ही आंसर है, एक ही इसका रीजन है, लेकिन अगर मार्क्स आ गए 3 मार्क्स तो फिर 3 रीजन कैसे बनाऊंगा। तो ये तरीका है 3 रीजन बनाने का। देखो मैंने क्या करा, इसको तोड़ दिया। रेंट माइट हैव इंक्रीज्ड, सैलरीज माइट हैव इंक्रीज, मतलब जबरदस्ती के एक रीजन को कितने रीजन कर दिए, 3। अगर एक देना होता मार्क्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। एक रीजन देना होता तो मैं क्या लिखता, एक्सपेंसेस माइट हैव इंक्रीज। अब 3 मार्क्स हैं, 3 रीजन है, तो मैंने इस तरीके से मोर अमाउंट इज स्पेंट ऑन मार्केटिंग, मतलब एक रीजन को ही मैंने क्या कर दिया, 3 रीजन में स्प्लिट कर दिया। इस तरीके से कर सकते हैं, एग्जाम में अलाउड होता है ये। सही है सब, मेरी बात समझ गए हैं? लेकिन कोई भी एक्सपेंस उठा लो ना, आप बोलो बेड डेड बहुत हो गए, सही है कर सकते हो, मार्क्स मिलेंगे ना, क्यों, गलत थोड़ी है, रीजन गलत है क्या वो। पॉइंट हम बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जरा देखो लास्ट ईयर और अभी का क्या फर्क है। 20% से 25% पे, शुक्र है किसी ने जवाब दिया। 20% से एक स्टूडेंट ने कम से कम जवाब दे दिया, जान में जान आ गई मेरे की, कोई एक जिंदा है यहाँ पर। 20% से 25% तक पहुंच गया भाई। क्या हो रहा है, अच्छा हुआ बुरा? इम्प्रूव, वेरी गुड। अच्छा भाई, क्या रीजन हो सकता है इसका, हम बोलेंगे नेट नेट प्रॉफिट माइट हैव। भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की परसेंटेज बढ़ रही है, मतलब हमने एक जगह इन्वेस्टमेंट करी है और हमारे जो रिटर्न मिल रहा है सामने से उसकी परसेंटेज ज्यादा है। तो एक रीजन तो ये है, नेट प्रॉफिट माइट हैव इंक्रीज। दूसरा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइट हैव डिक्रीज्ड।
दो रीजन हो गए, मतलब हमने दो दो वजह हो सकती हैं, इसकी रीजन समझाता हूँ मैं। एक बात तो ये है, बेटा सब देखें जरा गौर से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। एक बिजनेस प्रपोजल आया आपके पास कि भाई ये बिजनेस है, इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे आपको रिटर्न मिलेगा। आपने कहा ठीक है, आपने कहा बताओ भाई कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। उन्होंने कहा भाई आप 1 करोड़ रुपए लगाओ, आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो परसेंटेज कितनी हो गई? 20%। सही है ना? अच्छा, फिर अगले साल बोला आपने कि नहीं यार मुझे तो जो है ना ज्यादा चाहिए, 40% रिटर्न चाहिए। तो अब 40% रिटर्न दो तरीकों से हो सकता है। उसी 1 करोड़ रुपए कितने मिल जाए? 40 लाख मिल जाए, तो 40% हो जाएगा। या फिर बोले अच्छा 20 लाख ही दे रहे हैं लेकिन 1 करोड़ नहीं, अब आपकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख होगी। इन्वेस्टमेंट कम कर दें और उतना ही प्रॉफिट मिले तो परसेंटेज क्या हो जाएगी? फिर भी बढ़ जाएगी। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की परसेंटेज बढ़ानी है, दो तरीकों से बढ़ सकती है, या तो प्रॉफिट बढ़ा दो, या फिर प्रॉफिट उतना ही रखना है तो इन्वेस्टमेंट क्या कर दो, कम इन्वेस्टमेंट पे उतना ही प्रॉफिट मिले तो फिर भी परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो ये दो रीजन मैंने दे दी। ठीक। अच्छा, करंट रेशो। करंट रेशो क्या हो गया हमारा? खराब हुआ है अच्छा हुआ है? देखते हैं जरा। पिछली दफा हमारा क्या था? 1.9 था, अब कितना हो गया? 1.5। खराब हुआ है, क्योंकि आइडियली करंट रेशो क्या होता है? 2:1 बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये 1.9 जो है 2 के बहुत करीब था, अब ये 2 से क्या हो गया? दूर हो गया। इसका मतलब है खराब हो गया। तो आप बोलोगे भाई नॉन करंट एसेट। अच्छा, करंट रेशियो पता है कब खराब होता है? जब आप कोई बड़ा एक्सपेंस कर दो। देखो आप लोगों में से जनरली किस किस के पेरेंट्स ने कभी कोई घर खरीदा हो, या कोई भी बड़ा एक्सपेंस किया हो, घर में कोई मेजर कोई इवेंट आ गया हो, किसी की शादी आ गई है, कोई गाड़ी खरीदी है, तो ये बड़े खर्चे हैं आपने ले लिए। तो क्या होगा? थोड़ा सा कैश फ्लो थोड़ी सी जो है वो खराब हो जाएगी आपकी टेम्पररी तौर पे। होता है ना ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है। करंट रेशियो खराब होने का एक मेजर रीजन क्या हो सकता है? कि आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीद लिया हो। आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली तो आपके करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, थोड़ी करंट रेशियो आपका खराब हो जाएगा। तो एक रीजन मैंने ये दे दिया कि नॉन करंट एसेट माइट हैव बीन परचेज्ड ऑन कैश। दूसरा क्या हो सकता है? बैड डेट्स माइट हैव इंक्रीज्ड। अगर हमने बैड डेट कर लिया, बैड डेट हो गए, बहुत सारे लोग पैसे खा के भाग गए हमारे, तो उससे भी करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, करंट रेशियो खराब हो जाएगा हमारा। समझ आ रही बात? करंट रेशियो खराब कब होगा? जब करंट एसेट्स कम हो जाए या फिर करंट लाइबिलिटीज बढ़ जाएं। ऊपर वाला देखो मैं समझा रहा हूँ वापस से, मेरी बात सुनो। मैंने जब एग्जांपल दी थी, अगर आप अपना एक कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो आपके पास से कैश बहुत कम नहीं हो जाएगा? बेटा यहाँ मेरी बात सुनो जरा। सोचो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रॉपर्टी में बहुत सारा पैसा लग जाएगा, तो आपकी जो कैश फ्लो पोजीशन टेम्पररी तौर पर थोड़ी सी खराब होगी कि नहीं होगी? तो यही मैंने बात करी है ना, करंट रेशियो खराब होने का एक रीजन ये हो सकता है कि शायद कोई प्रॉपर्टी खरीद ली हमने। प्रॉपर्टी खरीदने में क्या होगा? बहुत सारा कैश निकल के प्रॉपर्टी में चल जाएगा, और हमारे हाथ में कैश थोड़ा कम हो जाएगा, हमारा करंट रेशियो नीचे गिर गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? बैड डेट्स। कोई लोग हमारे पैसे खा के भाग गए, उससे भी हमारा करंट रेशियो क्या हो जाएगा? खराब, नीचे आ जाएगा। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हो, बैंक बैलेंस हमारा इतना नेगेटिव हो गया कि ओवरड्राफ्ट में चला गया, तो उससे भी हमारा करंट रेशियो क्या होगा? खराब। ये सारे वो चीजें हैं। देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करो अपना। कौन सी चीज है जो आपकी कैश पोजीशन को खराब करेगी? ये मैंने तीन रीजन सोच के लिख दिए। अगर आपके दिमाग में इसके अलावा कोई आ रहा है तो वो भी लिख सकते हो, आपको मसला नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट फाइनल, ये मैंने तीन अपने तरफ से लिख दिए। और कोई भी रीजन आपको माइंड में आ रहा हो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्या हो रहा है? रिप्लाई करें, देखें जरा क्या हो रहा है। पहले कितना था? 2011 में 68 डेज था, अब कितने हो गए हैं? 100 डेज। अच्छा हुआ खराब, लोग देर से पेमेंट कर रहे हैं, ज्यादातर हम यही बोलेंगे खराब हो गया। ठीक है, हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्या हो गया? वर्सेंट। कस्टमर्स आर नॉट पेइंग ऑन टाइम। ये वजह क्या क्या रीजन है इसके? क्यों ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर खराब है हमारा? पहली बात हम कहेंगे भाई कस्टमर दे ही नहीं रहे पैसे, क्या करें? दूसरा, पुअर क्रेडिट कंट्रोल। पुअर क्रेडिट कंट्रोल, हमारे जो लोग हैं जिनको पैसे निकलवाने के ऊपर रखा हुआ था वो खुद ही ढीले पड़े हुए हैं, फोन ही नहीं कर रहे, कस्टमर को पीछे ही नहीं लग रहे। भाई आमतौर पर यही होता है, खुद से कौन देता है? आप लोगों में से किसी ने किया है बिजनेस अभी तक? आगे आगे बिजनेस करोगे अंदाजा कर, लोग आप उधार दे दो और उनकी ड्यू डेट आ जाए तो वो क्या खुद फोन करके बोलेंगे यार वो आज मेरी ड्यू डेट आ गई थी पैसे ले लो? नहीं भाई, उनको आपको पता है इस दिन उस बंदे की ड्यू डेट है, तो 3 दिन पहले बंदे को लगाना पड़ता है, रोज फोन करो उसको, याद दिलाओ सर वो परसों आपकी ड्यू डेट है, याद है ना? आपकी परसों ड्यू डेट, ताकि पैसे वो दे। इतनी हम आसानी से करें। पुअर क्रेडिट कंट्रोल एक रीजन हो सकता है इसका। थर्ड क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। अगर मुल्क के हालात बहुत खराब हों, मुल्क के हालात अगर बहुत खराब होंगे तो क्या होगा? उसमें भी आपका जो है कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर खराब हो जाएगा। लोगों के हालात, कोरोना आ गया था,
तो क्या हुआ था, लोग पेमेंट नहीं कर रहे थे, सामने वाला भी नहीं बोल रहा था कुछ, पता है यार हालात ही सबके खराब हैं। तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का डेज बढ़ जाता है। कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे सारे रीजंस हो गए। इसके अलावा बस किसी भी रेशो का एक बात याद रखना, रेशो की कमेंटिंग में, कि रेशो की कमेंटिंग आमतौर पे 3 मार्क्स की आती है, यूजुअली 3 मार्क्स की आती है। 1 मार्क उसमें से किस बात का मिलेगा आपको, सिर्फ ये बताने का कि इंप्रूव हुआ है या वर्सेंट हुआ है। आपने बगैर किसी रीजन के खाली ये बता दिया दिस हैज इंप्रूव या दिस हैज वर्सेंट, 1 मार्क हो गया। फिर आप अगर 3 मार्क्स का है तो 2 रीजन दोगे आप, कोई से भी 2 रीजन। आमतौर पे 3 मार्क्स का आता है। अगर 2 मार्क्स का आएगा तो इम्प्रूव या वर्सेंट बताओगे 1 मार्क और एक रीजन बताओगे। 3 मार्क्स से ज्यादा का एक रेशो नहीं आता आमतौर पर। ठीक है, 2 रीजन, हर चीज के 2 रीजन आपको याद होने चाहिए, या उसी वक्त बना लो अपने फोन से, लेकिन कोई भी रीजनेबल रीजन आपने दे देना। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो आप लोग कॉपी कर लें, बस ये कंप्लीट हो गया हमारा।